नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट्स जीएस में आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी में पहला चैप्टर पारिस्थितिकी, उसके उसकी परिभाषा, पर्यावास जिसको बोलते हैं हैबिटेट, निकेत जिसको बोलते हैं नीश, NICHE, पढ़ते इसको ऐसे हैं नीश नीश, और पारस्परिक उनकी निर्भरता, प्राणियों की समस्थापन, जैविक समुदाय और अनुक्रमण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या हैं, क्या होते हैं, ये हम इसकी चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में पर्याप्त मात्रा में, पीसीएस में पर्याप्त मात्रा में, और ये सबसे आसान टॉपिक होता है, ये स्कोरिंग टॉपिक भी होता है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपने 250 से 300 पन्ने के नोट्स पढ़ लिए तो यूपीएससी में आपको मिनिमम नहीं तो मिनिमम 34 नंबर 36 नंबर यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन का आपका काम हो गया, और उसमें मैक्सिमम आपके सही भी हो जाएंगे, यानी कि 14-15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कैसे कह रहे हैं? खुद के दम पे कह रहे हैं। जब हमने पहली बार दिया था तो यही पढ़ के गए थे, तो इसी ने कल्याण कर दिया था। 13 या 14 क्वेश्चन सही भी हो गए थे। दोबारा में भी ऐसा ही हुआ है, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और सबसे हॉट फैब्रिक टॉपिक है आजकल, इजी टॉपिक, कोई दिक्कत इस टॉपिक में होती नहीं है, कुछ उसमें मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगी नहीं। आज समझ लेते हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखिए, आजकल जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो पर्यावरण की वजह से ही आ रही हैं, और पर्यावरण जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जा रहा है, मतलब स्वयं को कहता है विकसित होता, तो पर्यावरण की समस्या आती नहीं। वो भौतिक समृद्धि को स्वयं को विकसित मानने लग गया है। लेकिन उससे क्या हुआ है, उसने प्राकृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। प्राकृतिक चीजों के नुकसान पहुंचाते ही पहले उसे लगा मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, फिर उसी नुकसान से कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो मनुष्यों को ही नुकसान पहुंचाने लगे। कोविड उसका जीता जागता उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग, अमेजन के जंगलों में लगने वाली आग, भारत में पड़ने वाले सूखे, या भारत में आने वाली बाढ़, ये कई कारण हैं, या असमय वर्षा, ये सब कारण हैं जो पर्यावरण से छेड़छाड़ से उत्पन्न हुए, जिनको पहले ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन वर्तमान में उन पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, किसी भी एग्जाम में कोई टॉपिक किसी से आपसे इसीलिए पूछा जाता है ताकि आप उस पर ध्यान दें। आपका मतलब है जो स्टूडेंट है, जो युवा है, उस पर ध्यान देगा तभी आगे उस पर काम होगा कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसलिए पर्यावरण पारिस्थितिकी आपको जानबूझकर कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं और ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। कोई कहे हमें समझ नहीं आता तो वो या तो बुद्धिहीन है या बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसको सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो ये जो शब्द है, थोड़ा सा अभी बोरिंग लगेगा, अभी थोड़ी इसमें कहानी नहीं आई है। जो शब्द है ये बना है ओइकोस, ये क्वेश्चन ही है सीधे सीधे, ये छोटे एग्जाम के हैं, और जो बड़े एग्जाम के होंगे वो इसमें डिटेल में होंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। ओइकोस प्लस लोगोस से बनकर बना। ओइकोस का अर्थ है होम, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसका, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब, तो 1869 ईस्वी में, और किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, या मिलान का आ जाएगा, अर्नेस्ट हैकल, कब, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। इसमें जीवों के पारस्परिक संबंध तथा उनके जीवों के
पारस्परिक संबंध तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जीवों के पारस्परिक संबंध होंगे और प्लस उनके पर्यावरण, जो उनके आसपास है, पर्यावरण, पर्यावरण के शब्द से बना है परि प्लस आवरण, मतलब जो अपने चारों तरफ या जीवों के चारों तरफ आवरण है, उसके साथ साथ कौन से उनके जीवों के संबंध हैं, उनसे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या निर्भरता है, इन पे डिपेंड करता है। और उनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं इकोलॉजी। अब बात करें तो पारिस्थितिकी भी दो प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले समझ लीजिए, एक होता है ऑटो, एक होता है सिन। ठीक है, ऑटो और सिन। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, मतलब अपनी, और सिन का मतलब होता है जैसे ऑटो इकोलॉजी है, ऑटो इकोलॉजी है यानी कि स्व पारिस्थितिकी। ये आपने आइसोमर पढ़े होंगे, सेन और आइटो ऑटो। तो स्वपारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, इसका मतलब होता है कि जीव की एक ही जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन, जीव की एक ही जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन। ऑटो मैंने स्वयं जो हमने बताया वो इंग्लिश की वजह से नहीं बताया, ये मतलब जब इन शब्दों में उपयोग होगा तो क्या मतलब होगा कि छोटे परिप्रेक्ष्य में उपयोग होता है। जीव की एक ही जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। जैसे मान लीजिए कोई घर है, उसमें 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ बच्चे होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ जवान होंगे। मान लीजिए हम सिर्फ बच्चों की स्टडी कर रहे हैं तो वह कहलाएगी स्वपारिस्थितिकी और ऑटो इकोलॉजी। और अब बात करें समुदाय पारिस्थितिकी की, जिसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। हिंदी इंग्लिश को इसमें दोनों रखनी पड़ेगी, हिंदी में लिख देगा सिन इकोलॉजी बताइए, तो आप क्या समुदाय पारिस्थितिकी बोलेंगे? नहीं, तो आपको दोनों में ही पढ़ना पड़े। सिन इकोलॉजी में क्या होता है, किसी समुदाय यानी कि कम्युनिटी का कम्युनिटी की पारिस्थितिकी का अध्ययन, किसी समुदाय की पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का अध्ययन। तो ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में अंतर यह है कि ऑटो में छोटे यानी कि जीव की एक ही जाति की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाएगा, जबकि सिन इकोलॉजी यानी कि समुदाय में पूरे समुदाय का और उसके पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाएगा। अब बात करें पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर, पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझिए। जैसे नंबर 1 है इसका स्तर जीव या व्यष्टि, जीव या व्यष्टि, व्यष्टि इसको बोलते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। यानी कि जीव कोई भी, या इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उनका इंडिविजुअल स्कोर क्या है, यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि एक। तो किसी जीव या इंडिविजुअल यानी कि किसी के भी एक का अध्ययन करेंगे या एक होगा,
वो कहलाएगा जीव या इंडिविजुअल, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअली नहीं बोलते, इंडिविजुअली माने किसी एक, तो वो कहलाता है जीव या इंडिविजुअल। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या होगी? जीव, यानी कि यूनिट क्या है? कई सारे जीव मिलकर ही तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। जीव, निर्जीव, सजीव सब मिला के, सब कारक मिला के पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। लेकिन बिना जीव के किस बात का पारिस्थितिकी तंत्र? और जैसे अपने शरीर के आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका, माने सबसे छोटा हिस्सा जिसका अध्ययन करें, और उन कोशिकाओं से मिलकर ही तो पूरा शरीर बनता है। इसी तरह से जीवों से मिलकर ही तो पारिस्थितिकी तंत्र की रचना होगी, जीव प्लस पर्यावरण इन सबको मिला के। तो पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई किसको माना गया? ये क्वेश्चन भी है, तो ये माना गया है जीव को, ये माना गया है जीव को। अब आते हैं नंबर 2, समष्टि। समष्टि जिसको बोलते हैं, दोनों में पढ़ना होगा, ये आपको हेडिंग, हर हेडिंग इसीलिए हमने इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे कि हमको दोनों व्यूअर्स चाहिए, हम इसलिए लिख रहे हैं दोनों नाम से पूछा जा सकता। तो पॉपुलेशन क्या होगी? जैसे एक ही प्रजाति की के जीवों का समूह, कैसे जीवों का समूह? जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। अरे यार, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं देखते हो ना? मनुष्यों की एक ही प्रजाति तो मनुष्य है, काले गोरे वो अलग बात है, इंटररेशियल वो अलग चीजें हैं। तो एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों का समूह जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब वो नहीं है स्वतंत्र रूप से कि कहीं भी चले जाओ प्रजनन करने लगो, मतलब आपस में स्वतंत्र रूप से माने परमिशन से ही, लेकिन अंतः प्रजनन कर सकते हैं, जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं, नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, वो कहलाते हैं पॉपुलेशन। इसमें लेकिन जीवों का क्या होगा? एक ही प्रकार होगा, एक ही प्रकार के सभी जीव समाहित होंगे। ठीक है, अब जीव की बात हो गई, पॉपुलेशन की बात हो गई, तो अब पॉपुलेशन ग्रोथ की भी तो बात करेंगे। जीव पहली इकाई, कई सारे जीव मिल गए, तो उन जीव को, उनको क्या कह देंगे हम? पॉपुलेशन। जैसे एक आदमी हो गया इंडिविजुअल, और कई आदमी हो गए पॉपुलेशन। आदमी नहीं मतलब ह्यूमन, आदमी में तो मैन आ जाता है। कई सारे ह्यूमंस मिलके क्या बना देंगे? पॉपुलेशन। इसी तरह दूसरे भी प्रजाति हो, मान लो जानवर हो, मेल फीमेल सब, उन सब को मिला के क्या बनती है? पॉपुलेशन। वही तो हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्या फैक्टर होता है देख लेते हैं। मान लीजिए NO या N0 बोले, ये जनसंख्या का प्रारंभिक आकार है। मतलब मान लो अभी वर्तमान जनसंख्या N0 है। NT T समय बाद जनसंख्या का आकार है। ठीक है, इसके बाद B बर्थ रेट यानी कि जन्म दर है। ठीक है, D मृत्यु दर है।
कैपिटल डी मृत्यु दर है, आई अप्रवास है यानी कि इमिग्रेशन है, और ई उत्प्रवास है। देखो यहां से हिंदी हिंदी विलोम याद रख लेना, अप्रवास का उत्प्रवास, और यहां से इंग्लिश याद रख लेना, इमिग्रेशन, और ई एमाइग्रेशन। तो टी समय बाद जनसंख्या क्या होगी? तो एन टी, ये पूछा जाता है इसलिए कह रहे हैं, तो एन टी क्या होगी? टी समय बाद प्रारंभिक जनसंख्या प्लस बर्थ रेट। प्लस क्यों होगी? क्योंकि बर्थ हो रहा है तो वो जोड़ेंगे ही तो, प्लस बर्थ रेट प्लस आई, आई मतलब अप्रवास, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब आई से याद रखो इनलेट यानी कि जो अंदर आए, ई से याद रखो एग्जिट यानी कि जो बाहर जाए। तो जो अंदर आई जनसंख्या उसको प्लस कर दिया आई से, और जो बाहर गए उनको माइनस कर दिया ई से, और डेथ हो गई वो तो खत्म ही हो गई जनसंख्या, तो वो हो गई माइनस। तो टी समय बाद जनसंख्या होगी एन नॉट प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन प्लस एमिग्रेशन माइनस डेथ। ये आपको पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये तो आपको दे देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, और इसके बाद पूछ लेंगे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो हम ऊपर देख रहे हैं, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ धनात्मक हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। ऋणात्मक हो सकती है? हाँ हो सकती है। मान लो किसी जगह जनसंख्या 1000 है, कुछ समय बाद 900 रहेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस, और मान लो किसी जगह की जनसंख्या 1000 है, थोड़े दिनों बाद 1200 होगी तो प्लस, और किसी जगह की जनसंख्या 1000 है, बाद में भी 1000 रहेगी तो ग्रोथ रेट शून्य भी हो सकती है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धनात्मक हो सकती है? हाँ। ऋणात्मक हो सकती है? हाँ। शून्य हो सकती है? हाँ जी। और बोलो, आगे बोलो। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म की जनसंख्या किस आकार में बढ़ती है? तो नंबर 1 है जे शेप में बढ़ती है, जे आकार की, और नंबर 2 है एस आकार की वृद्धि दर्शा। ये क्या होते हैं अभी हम आपको ग्राफ बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये आते हैं, ऐसे नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए, पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। मान लीजिए इसमें ये एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए एक्स एक्सिस पर यहाँ पर भी टाइम है, टी से लिख दे रहे हैं, और पी एस लिख दे रहे हैं पॉपुलेशन साइज के। तो जे शेप में क्या होगा? ये देखो ऐसे जे बन रहा है, ये थोड़ा सा बनना है ना ऐसे, देखो देखो जे टाइप का, हाँ यही तो बन रहा है। ये देखो ये बन रहा, तो इसको बोलते हैं जे शेप्ड कर्व, ठीक है। और ये है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये है ना, ये पूरा ग्राफ। तो इसमें देखो क्या होता है कि अत्यधिक तीव्र दर है वृद्धि की। ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अत्यधिक तीव्र दर जनसंख्या की है, हाँ। और जनसंख्या बढ़ती जा रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि e टू द पावर x की तरह ये बढ़ती जा रही है, बहुत तीव्र वृद्धि दर। तो कहीं पे अगर लिखा हो कि जनसंख्या जे शेप में बढ़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद बात करते हैं एस शेप में। एस देखो पहले बढ़ी फिर घट गई, बन गया एस। तो इसमें क्या होता है
कि पहले ये देखो यहां से ये है क्रिटिकल पॉइंट, तो यहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जनसंख्या बढ़ी और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जनसंख्या घटी। तो यहाँ से यहाँ तक धनात्मक ग्रोथ रेट और यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक ग्रोथ रेट आपको दिखाई देगी। तो जहाँ पर भी आपको एस शेप मिले तो लिखना कि पहले जनसंख्या बढ़ती है और फिर घटती। ठीक है, अब कुछ ये तो जनसंख्या हो गई, पॉपुलेशन किस शेप में, किस ग्रोथ रेट में, ये सब हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नोट यानी कि विशेष पॉइंट आपको सुनने को जो मिलेंगे आपको पूरे एनवायरमेंट इकोलॉजी में। तो नंबर 1 है बायोटिक पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं हिंदी में जैविक विभव। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर संसाधन असीमित हो, अगर संसाधन असीमित हो और पर्यावरण आदर्श हो, तो उस परिस्थिति में किसी प्रजाति की संतानोत्पत्ति की क्षमता, कैसी क्षमता, मैक्सिमम क्षमता कहलाती है जैविक विभव या जनन विभव या बायोटिक पोटेंशियल। यानी कि संसाधन, हाँ ये पूछ लेता है बिल्कुल, आपको यहाँ पे मतलब एक एक शब्द गौर करना है और इसके नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पे आपको दूसरे ग्रुप में मिल जाएंगे, उस कैसे प्रोसेस है वो हम आपको बता देंगे। तो जैविक विभव किसे कहते हैं कि अगर संसाधनों की मात्रा असीमित हो, पर्यावरण आदर्श हो, माने सब कुछ बढ़िया और फर्स्ट क्लास, तो उस परिस्थिति में किसी भी प्रजाति की संतान उत्पन्न करने की मैक्सिमम यानी कि अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है, बायोटिक पोटेंशियल। तो जैसे जीवाणु है, चूहे हैं, तो इनका बायोटिक पोटेंशियल यानी कि बीपी उच्च होगा, हाई होता है, बहुत जल्दी ये संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी आबादी या संख्या बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करें हाथी और मनुष्यों की, तो इनका बायोटिक पोटेंशियल होता है कम यानी कि लो। हाँ, कुछ मनुष्यों की प्रजातियां हैं, विशेष प्रजातियां, नाम नहीं लेंगे बुरा लग जाता है, उनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत उच्च होता है, बशर्ते बस पर्यावरण का आदर्श हो अथवा ना हो, संसाधन असीमित हो ना हो, लेकिन उनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत उच्च होता है, लाइन लगा देते हैं। समझ रहे हो, पहले तो 11 की क्रिकेट टीम बनाते थे, अब तो 15 की बना लेते हैं, 4 रिजर्व प्लेयर भी रखते हैं कि कोई इंजर्ड हो जाए पत्थर फेंकते हुए तो 4 प्लेयर रिजर्व भी होने चाहिए। तो मनुष्य वाला उदाहरण ठीक है, लेकिन आप पढ़ने के लिए याद रखेंगे कि हाथी और मनुष्य इनका बायोटिक पोटेंशियल कम होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं नोट नंबर 2, पर्यावरण प्रतिरोध यानी कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो अब ऐसा ना कि अभी तक हमने बायोटिक पोटेंशियल की बात करी यानी कि बीपी की, कि आदर्श पर्यावरण हो और उसमें संतान उत्पन्न करने की मैक्सिमम क्षमता होगी, वो क्या कहलाएगा, बायोटिक पोटेंशियल।
लेकिन सोचो ना कि अगर पृथ्वी पे मनुष्य या मान लो पृथ्वी पे कोई शाकाहारी जानवर या कोई मांसाहारी जानवर, इनकी संख्या बढ़ जाए तो कितना डिसबैलेंस हो जाए। समझ रहे हो? भारत में मान लो जिस प्रजाति की हम बात कर रहे हैं, जिनका बायोटिक पोटेंशियल बहुत उच्च है और उनकी आबादी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़े, अचानक से, धीमे धीमे नहीं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सब कुछ बिगड़ जाएगा ना, सारी सब अपने हिसाब से लोग चलाने लगेंगे। और मान लो जंगल है, आप लोग देखो, हम लोग दयावान लोग हैं, जीवों पर दया करो मान लो कह दें, तो हम लोग गाय, भैंस, बकरी, हिरण, शाकाहारी जितने जानवर कह दें, इनको नहीं मारते हैं। तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी कि ये क्या करने लगेंगे? जंगलों का विनाश, खेती का विनाश, क्योंकि इन्हें खाने के लिए क्या चाहिए? चारा, या खेती, या घास। और जब सब कुछ बढ़ जाएगा तो मरुस्थल बढ़ जाएंगे, खाने के लिए अकाल पड़ जाएगा, खाने के लिए अकाल पड़ जाएगा। जब इनके खाने के लिए अकाल पड़ जाएगा, अपने खाने के लिए अकाल बाद में पड़ जाएगा। पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए सारे शाकाहारी तो चलो टपकाते रहे, मांसाहारियों की संख्या बढ़ गई, मांसाहारी जानवर अचानक से बहुत ज़्यादा पैदा हो, तो वो क्या करेंगे? शाकाहारियों को निपटाते चले जाएंगे, शाकाहारियों को निपटाते ही चले जाएंगे। और फिर एक समय आएगा, मान लो यही होता रहे, एक समय आएगा कि वो शाकाहारी जानवर ही खत्म। अब बचे कौन? सिर्फ मांसाहारी जानवर। तो मांसाहारी के आपस में खाएंगे तो आपस में लड़ गए। इसलिए प्रकृति ने क्या किया? बैलेंस बना के रखता है। प्रकृति नहीं कहते हे भगवान इतना निर्दयी क्यों है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान निर्दयी नहीं है, और कई लोग इस पे शायरी स्टेटस बना के मतलब भगवान पे ही करने लगते। तो भगवान ने बैलेंस बना के रखा है कि जिनका बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है, अब तो नेताओं ने बोल दिया जिनका बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा है उनको पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देंगे, ये भी एक चीज। तो क्या किया कि पर्यावरण प्रतिरोध किसे कहते हैं? कि बायोटिक पोटेंशियल को या किसी भी पर्यावरण में जीवधारियों की उत्पत्ति को रोकने वाले कारक या उनकी जनसंख्या को कम करने वाले कारक, प्रतिरोध नाम से सुन लो, वो क्या कहलाते हैं? पर्यावरणीय प्रतिरोध। जैसे परभक्षण, जैसे हमने बताया कि शेर चीता शाकाहारियों को निपटाते हैं। इसके लिए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। मान लीजिए 20 जानवर है और वहां पे 10 जानवरों के ही घास चरने की जगह, तो 20 का 20 शाकाहारी है, तो क्या होगा? उस घास के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, और कौन जीतेगा, कौन खाएगा? जो ताकतवर होगा, बाकी को भगा देगा। जो तो जिसको भगा दिया वो तो टपक गया, बचे कौन? ये संख्या कम हुई, तो वो क्या हो गया? पर्यावरणीय प्रतिरोध। और जैसे खाद्य अभाव, जो हमने यही बता दिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कहानी है। रोग, रोग, अगर भगवान ने रोग ना बनाए होते, हम लोग तो सुनते आए दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, 200 साल, 300 साल आदमी जी रहा होता। अभी इतनी आबादी बढ़ गई, फिर तो और ज़्यादा हो जाती। फिर भगवान ने बनाया कोविड, बोले ऐसा है तुम लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तुमको निपटाते। फिर भगवान ने बनाया लंपी, बोले तुम लोगों की भी ज़्यादा संख्या बढ़ गई, तुमको भी निपटाते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, कोई कहता है प्रलय आएगी, कोई कहता है कयामत आएगी, कोई कहता है शैतान आएगा, कुछ नहीं आएगा। अचानक से जैसे कोविड आया, ये तो एक सैंपल था छोटा सा भाई। कुछ भी, जब पर्यावरण असंतुलन ज़्यादा होगा, रोग आएगा, अचानक से सब रातों रात टपक जाएंगे और प्रकृति बैलेंस कर देगी। और अगर कोई आपको कहता है ना कि विनाश हो जाएगा, नहीं होने वाला विनाश, समझे? वो बैठे ना ऊपर, अरे ऊपर नीचे मतलब जहाँ भी मानो, उनको पता है कि क्या करना है, तो वो खाद्य भाव रोग इतना कर देंगे कि एंड में बैलेंस ही रहेगा। चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर चिंतित होगे तो ये सब नहीं होगा, बाद में होगा, काफ़ी समय बाद होगा, जब आप उत्पाद ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो रोग भी क्या हो गया? पर्यावरण प्रतिरोध। इसके बाद
प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां, मान लीजिए बर्फीले इलाके हैं, विशुद्ध बर्फीले इलाके, तो वहां जनसंख्या अपने आप कम रहती है क्योंकि वहां रहना मुश्किल है ना। तो और जहां पर टेम्परेचर कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा वहां प्रजनन दर भी कम हो जाती, तो वो भी क्या हो गया, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस यानी कि पर्यावरणीय प्रतिरोध। और अनुपयुक्त आवास, जहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ भी अपने आप ही जनसंख्या कम हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं रहने की नहीं है व्यवस्था लेकिन जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हमें तो ये ताज्जुब लगता है कि एक घर में 12-12 रह रहे हैं, एक कमरे में 6-6 रह रहे हैं, फिर भी ये मौका कैसे ढूंढ लेते हैं जनसंख्या बढ़ाने। मतलब एक जाता होगा, दो जाता होगा कि 10 के 10 चले गए, यही 2 बच्चे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। चलिए बाय द वे अगला नोट देखते हैं। तो नोट नंबर 3, वहन क्षमता, जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। वहन क्षमता होती है कैरिंग कैपेसिटी। तो किसी पर्यावरण में या किसी आवास में या किसी समष्टि में निवास करने वाली उन पॉपुलेशन की मैक्सिमम संख्या जो वह पर्यावरण झेल सके, सपोर्ट कर सके या वहन कर सके। मान लीजिए किसी घर में कोई व्यक्ति 40,000 कमाता है मंथली, तो उसकी वहन क्षमता क्या होगी, 4 लोगों की होगी, कि वो 4 लोगों की फैमिली या 6 लोगों की फैमिली को ही तो चला सकता है अच्छे से, कि 20 लोगों की चला लेगा। इसी तरह पर्यावरण भी हमारा एक लिमिट है उसके पास कि इतने लोगों के संसाधन हैं, इनको हम आराम से चला सकते हैं स्मूथली, मतलब इनके लिए उपयुक्त आवास, भोजन और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं, जिसमें जीवों के बीच ज्यादा असंतुलन की स्थिति ना हो, ज्यादा संघर्ष ना हो। तो वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी पर्यावरण की वह क्षमता है जो प्रजातियों की एक विशेष यानी कि मैक्सिमम संख्या उनको समाश्रित या अपने में उनको उचित संसाधन दे सके, वो कहलाती है उस समष्टि की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वहन क्षमता। इसके बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएंगे, इसके बारे में नोट्स लास्ट में मिलेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाए, अभी नोट्स नहीं देंगे, और कैसे देंगे वो हम आपको बता देंगे। आगे पढ़ेंगे हम कम्युनिटी यानी कि समुदाय के बारे में अगले वीडियो में, और इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। अब थोड़ी सी कहानियां शुरू होंगी, अभी थोड़ा सा इधर उधर था। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के अंत में हमें बता सकते हैं, और जब आप ये पढ़ लेंगे पहला चैप्टर हम बता देंगे कि अब कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर के आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन उठा के देख लेना और सॉल्व कर लेना। अगर ना बने तो बता देना कि घटिया पढ़ाते हो आप, 1 नंबर का, चैनल कर दो बंद और चुपचाप निकल लो यहाँ से पतली गली। और अगर बन जाए तो तारीफ मत करना, अपना चुप रहो, अपना काम करो, अपना पढ़ते रहो। अपने को तारीफ सुनने की आदत नहीं है, लेकिन बेइज्जती मत करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।